हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है थोड़ा और कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स। आइए थोड़ा और में क्या पढ़ते हैं। जैसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें कोलीनियर वेक्टर्स। कोलीनियर वेक्टर्स समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई दो वेक्टर्स कोलीनियर तभी होंगे जब वो सेम लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे। जैसे एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ये दोनों आपस में क्या है, कोलीनियर है। सर एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कोलीनियर हो जाएंगे। सर अगर एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, वेक्टर ए ऐसे है, वेक्टर बी ऐसे है, भले ही इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है, लेकिन भाई साहब इन लोगों का डायरेक्शन क्या है, अभी सेम है। तो पैरेलल वाले को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, कोलीनियर वेक्टर्स कह सकते हैं। अगर देखा जाए तो अगर हम एंटी पैरेलल बनाते हैं तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको भी कोलीनियर वेक्टर्स कहेंगे। समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब दो या दो से अधिक वेक्टर्स कोप्लेनर्स तभी होंगे जब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। एक ही प्लेन सर जी, देखो जैसे हम कह दिए एक वेक्टर ए ऐसे है, दूसरा वेक्टर बी ऐसे है, और तीसरा वेक्टर सी ऐसे है ना। या फिर ये समझो कि ऐसे भी हम कह सकते हैं एक वेक्टर ऐसे है, बी वाला वेक्टर ऐसे है, सी वाला वेक्टर ऐसे है, और डी वाला वेक्टर ऐसे है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोप्लेनर। ऐसा नहीं ना हो रहा है कि कोई वेक्टर्स जो है, ए वेक्टर ऐसे गया, बी वेक्टर ऐसे गया, ई वेक्टर तुम्हारा ऊपर की तरह डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो सारे के सारे क्या है, एक ही प्लेन में है। प्लेन समझो कि ये हमारा व्हाइट बोर्ड है ना, ये व्हाइट बोर्ड क्या है, प्लेन है, और इसी प्लेन पे सारा खेल हो रहा है। ये नहीं कि जेड एक्सिस में आ गए हम लोग, है ना। उसे हम कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं कहेंगे अगर जेड एक्सिस में आ रहा है तो। ठीक है, ये सभी के सभी इस बोर्ड वाले प्लेन पे हो रहा है। ठीक है सर। को इनिशियल वेक्टर, नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे हम कह दिए कोई एक वेक्टर जो है वो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, जहां से ये स्टार्ट हुआ वहीं से दूसरा वेक्टर बी बना दो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी ना। तीसरा वेक्टर सी बना दो, है ना। फिर तीसरा वेक्टर क्या बना देंगे, सी बना देंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे, को इनिशियल्स वेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में क्या होता है, ध्यान समझिए। जैसे अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया, थोड़ा सा क्लियर करवा दें, रिवाइंड करवा दें यहाँ पे हम आपको, कि भाई ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस होता है। और आपको पता है ये तीनों ही एक्सिस क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है सर। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है। एक्स एक्सिस को जो रिप्रेजेंट करते थे वो यूनिट वेक्टर आई कैप से रिप्रेजेंट करते थे। याद आ रहा है? थोड़ा 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 याद करो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और जेड एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। देखा जाए तो ये आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है। कोई दिक्कत, ये एक्स वाई जेड भी क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि सर सारे के सारे क्या है, परपेंडिकुलर है ना। ये क्या है, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों ही कितने क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। और ऑर्थोगोनल किस लिए कहा गया, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है। आते हैं थोड़ा और कंसेप्ट, थोड़ा थोड़ा और कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, थोड़ा थोड़ा एक ठो लिख दो, थोड़ा और कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स। सर इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो आपको पता होगा कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस होता है। ठीक है। अगर मान लो कोई पॉइंट को हमें यहाँ लोकेट करना है, जैसे हम कह दिए कोई पॉइंट है, सपोज करो ए पॉइंट। ठीक है। तो ए पॉइंट किससे किससे मिलकर बना होगा, एक तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट से मिलकर बना होगा, ये आपको पता है। ठीक है। और ये हो गया जेड वाले एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस से बना होगा। ठीक है। एक्स वाले कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 1 2 और 3, 3 यूनिट इसकी वैल्यू है। सर वाई वाला जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मान लो 4 1 2 3, है ना। चौथे पोजीशंस पे ये वाई वाला आ रहा है इसका, मतलब 4 यूनिट। तो इसको हम
विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर देखें, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ए का जो ये होगा डिस्टेंस होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जैसे जैसे हम ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे हम कह दिए आर कैप ना, आर वेक्टर, और आर वेक्टर यहाँ क्या है, आर वेक्टर है आपका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। सर पोजीशन वेक्टर क्या है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर हमेशा किसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखा जाए। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? ठीक है, ठीक है सर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो देखा जाए कि अगर आर कैप को हमें रिप्रेजेंट करना है, मतलब सॉरी यूनिट वेक्टर आर को हम लोग रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 3 आई कैप, मतलब आई कैप मतलब एक्स एक्सिस की तरफ है, और 4 जे कैप वाई एक्सिस की तरफ है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 आई कैप प्लस में 4 जे कैप। कोई दिक्कत? अगर इस कोई ऑब्जेक्ट है और ये हवा में है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, XI कैप प्लस में YJ कैप, है ना, प्लस में ZK कैप लिख सकते हैं क्या, है ना। तो अगर 3D स्पेस में रहेगा तो XYZ तीनों एक्सिस लेंगे, लेकिन अगर सिर्फ 2 एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है पॉइंट ए, है ना, तो उसका सिर्फ X और Y वाला एक्सिस लेंगे। ठीक है सर। आपको ये चीज़ पता है ना बच्चे, कि अगर मॉड ऑफ आर यहाँ पे हम निकालें तो हम करते क्या है सर, इसका कोफिशिएंट मतलब आई कैप का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आर मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9 प्लस में कितना हो जाएगा, 16। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरे पास 25, और 25 की वैल्यू क्या होती है, 5। तो भाई ये तो मुझे पता चल गया कि मॉड ऑफ आर की वैल्यू कितनी आएगी, 25। मॉड ऑफ आर की वैल्यू कितनी आएगी, 25 आएगी। ठीक है सर। तो आर को हम लोग क्या कह रहे हैं, आर को हम लोग कह रहे हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या डिफाइन कर रहा है, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सिंपल सा भाषा, है ना। ठीक है, थोड़ा और कंसेप्ट पढ़ते हैं, इसी में थोड़ा सा और आपको घुमाते हैं, आइए घूमते हैं। चलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, जैसे अभी मैंने फिगर बनाया था आपको, XYZ एक्सिस बनाया था, मैंने कहा था सर इसको आई कैप कहते हैं, इसको जे कैप कहते हैं, इसको के कैप कहते हैं, ये सब तो सबको पता है। ठीक है सर। अगर हम कहें कि सर ये कोई पॉइंट ए है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ए है ना, तो सर इसका जो पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका था वो R1 कह दो, R1 वेक्टर। R1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ठीक है सर। अगर मान लो कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद ये वाला वेक्टर, मतलब पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे आ गया, सपोज करो पॉइंट बी पे आ गया, तो पॉइंट बी का भी तो कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। चलिए आइए उसको भी हम लोग पूछ ले रहे हैं। लेट अस सपोज R2 की वैल्यू, मतलब R2 वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है ना। R1 क्या है बच्चे, R1 है पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना। R2 क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हो जाएगा सर। ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पे अगर हम ऐसे ऐसे R1 कह दें तो ये हो जाएगा सपोज X1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा Y1। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, R1 इज इक्वल टू X1 आई कैप, है ना, और Y1 जे कैप। तो लिख दो Y1 जे कैप, प्लस में लगा दो भैया। चलो Y1 जे कैप। इसी तरह अगर R2 की वैल्यू हम निकालें तो ये पॉइंट बी है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ R2 निकालते हैं, तो ये मान लो X2 हो गया, ये मान लो X2 हो गया, और ये क्या हो गया बच्चे, Y2 हो गया। तो अगर हम R2 की वैल्यू निकालें, R2 पोजीशन वेक्टर की वैल्यू निकालें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, X2 आई कैप प्लस में Y2 जे कैप।
कोई दिक्कत समस्या परेशानी? ठीक है सर, इतना आप टीम टाम कर दिए हैं, इसको आप मिटाइए, अच्छे से फिगर बनाइए। देखिए मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये लो, ये मैंने कहा एक्स एक्सिस, ये कहा वाई एक्सिस, ये कहा जेड एक्सिस। अब मैंने कहा पोजीशन वेक्टर ए यहाँ पे है और ये क्या है, बी है सर। और हम कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, हम ए से लेके बी तक शिफ्ट हो रहे हैं। सो लेट अस सपोज दिस इज डेल्टा आर ना, ए से बी तक शिफ्ट हो रहे हैं। इसी डेल्टा आर को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मेरे को डेल्टा आर की वैल्यू चाहिए तो देखो हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कर देंगे। सर आपको कैसे पता, जहां आप गए हो वो फाइनल पोजीशन है, जहां से आप आए थे वो आपका इनिशियल पोजीशन है। तो डेल्टा आर कैसे निकलेगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है सर, तो डेल्टा आर की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चे, R2 माइनस में R1। कोई दिक्कत? चलो R2 की जो हमारे पास डेल्टा वार इज इक्वल टू R2 की वैल्यू मेरे पास है x1 आई कैप, है ना, प्लस 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 y1 जे कैप माइनस ब्रैकेट लगाइए। R1 की वैल्यू क्या है बच्चे, ओहो R2 की वैल्यू तो ये है ना, बताया करो। ठीक है, x2 और यहाँ क्या हो जाएगा y2। अब R1 की वैल्यू क्या है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। ठीक है सर, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। डेल्टा आर की वैल्यू जो मेरे पास आई है वो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस x1 आई कैप प्लस, सॉरी ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, बताते क्यों नहीं हो यार तुम लोग, चलो माइनस y1 जे कैप। चलो इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं, ऐसे कर सकते हैं क्या, देखो आई आई वाले को एक साथ कर दो तो हम डेल्टा आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, x2 माइनस में x1 आई कैप, ठीक है, प्लस y2 माइनस में y1 जे कैप। अगर इस केस में मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर तो है डेल्टा आर, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कुछ नहीं करना है, हमें आई कैप को कोफिशिएंट रूट में स्क्वायर कर देना है और जे कैप को कोफिशिएंट रूट में ऐड कर देना है। ठीक है, मॉड ऑफ डेल्टा आर की वैल्यू कैसे निकलेगा, अंडर रूट। अब आई का कोफिशिएंट क्या है सर, ये है, तो x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आर की वैल्यू हो जाएगी। ये तो 2D की बात हो रही है ना, इफ 3D की बात होती तो 3D की बात हम लोग कैसे करते हैं, कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे z वाला पोजीशन वेक्टर आया था। 3D स्पेस में क्या आ जाएगा, इफ 3D स्पेस, 3D में ना, 3D में क्या वैल्यू आ जाएगी, मॉड ऑफ आर की, डेल्टा आर की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ देखो, इसको हम कह सकते हैं क्या, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, और इसको हम कह दिए कि z2 माइनस में z1 का स्क्वायर, अगर 3D स्पेस होता तो। लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, 2D की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना लिख के छोड़ दो। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकलेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या आप तुरंत कमेंट में जाइए, यहाँ हमें दिक्कत हो रही है, टाइमिंग मार्क करिए, हम आपको उस टाइमिंग पे क्लियर करवा दिया करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।